हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का रुचि बायोलॉजी ग्रुप में। तो आज हम लोग फिर से आ गए आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें, और हाँ एक्सप्लेन भी करेंगे आप लोग के सामने, जो बीच बीच में ये लाई हूँ। ठीक है, परिसंचरण तंत्र और क्वेश्चन भी रहेगा। तो पहले क्वेश्चन अटेंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। और हाँ, जो लोग नए हो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ लाइक करके बताइएगा भी। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधमनी से निकलने वाली कोरोनरी धमनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला जा रहा है। ठीक है, तो सत्य हम लोग को जानना है। यहाँ केवल अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती हैं। यहाँ हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती है। इसमें कपाट होते हैं जो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। यह मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली मुख्य वाहिका है। किसके बारे में पूछा गया है? धमनी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलो बताओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? महाधमनी के बारे में पूछा गया है ना, जिसमें कोरोनरी धमनी के संदर्भ में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हृदय की मांसपेशी को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है। ऑक्सीजन युक्त ना, मतलब शुद्ध रक्त। देखते हैं गलत क्यों है और सही क्या है। सभी चारों ऑप्शन का आप लोग को एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। फेफड़े तक अशुद्ध रक्त ले जाने का काम पल्मोनरी आर्टरी का होता है, कोरोनरी धमनी का नहीं, याद रखना। ठीक है, अब सही आंसर, कोरोनरी धमनी महाधमनी के आधार से निकलती है। इसका मुख्य कार्य स्वयं हृदय की मांसपेशी को काम करने के लिए पोषक तत्व और ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पहुंचाता है, जिसमें रुकावट आने पर ही हार्ट अटैक होता है। ठीक है, अब गलत, तीसरा ऑप्शन गलत क्यों है? धमनियों में सामान्यतः कपाट नहीं होता। कपाट केवल सिराओं में पाया जाता है ताकि रक्त का प्रवाह एक दिशा में रहे। मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य धमनी कैरोटिड धमनी है। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलो देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते हैं। देखो, बेशक परिसंचरण तंत्र होता क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। परि मतलब समझते हो? परि मतलब चारों ओर, जैसे पर्यावरण बोलते हैं ना, तो परि मतलब चारों ओर। तो ये क्या होता है? शरीर में रुधिर का परिसंचरण मतलब सदैव एक निश्चित दिशा में होते हैं। ठीक है, पूरा रुधिर का फैलना ही एक क्या होता है? परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है, जो हृदय से चालू होता है, उसके बाद फिर से फेफड़े में जाएगा, उसके बाद फिर से हृदय में, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, और वही तंत्र क्या है? तंत्र बहुत सारे अंगों का समूह है। जैसे हम लोग कैसे बने हैं? हाथ पैर बहुत सारे भी पाए जाते हैं ना, जैसे कोशिका, कोशिका से मिलकर क्या बने हैं? ऊतक, ऊतक से मिलकर क्या बने हैं? अंग, अंग से अंग तंत्र। वैसे ही जो तंत्र बनता है ना, तो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं विभिन्न जीवों के हृदय की कक्ष। मछली का हृदय कक्ष कितना होता है? 2 कक्ष होता है। वही उभयचर का 3 कक्ष होता है, और स्तनधारी का 4 कक्ष होता है, याद रखना। और महत्वपूर्ण वाल्व। ठीक है, देखते हैं, देखो हृदय में क्या क्या पाए जाते हैं। देखो क्या होता है, पहले अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा? फर्स्ट दाया आलिंद में आएगा। जितना भी हमारे शरीर में रहता है ना अशुद्ध रक्त, ठीक है, तो शरीर में अशुद्ध रक्त दाया आलिंद में आता है। रुको, दाया आलिंद कहाँ है? ये वाला। ठीक, इधर से आएगा दाया आलिंद में। उसके बाद कौन सा कपाट पाया जाएगा? दिख रहा है आप लोग को? त्रिपर्दी वाल्व बोलते हैं इसी को, ट्राइकस्पेड वाल्व। ठीक है, ये जो आ रहा है ना, ये वाला कपाट। ठीक, उसके बाद ये दाया निलय में, इसको दायालिन, इसको दाएं निलय। उसके बाद यही अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, ये दिख रहा है धमनी में, ये बाहर निकालेगा। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन मिलती है तथा शुद्ध होते हैं, इसमें शुद्ध होते हैं। अब चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों कि अब बाया आलिंद में आ जाते हैं। बाया आलिंद आप लोग को दिख रहा है, ये वाला बाया आलिंद में आ जाते हैं, जो ये फुफ्फुस सिरा, जो पल्मोनरी वेन
पल्मोनरी वेन से आते हैं बाया आलिन में। अब बाएं आलिन में कौन सा का पार्ट होता है, द्विपर्दी वाल्व, बाइकस्पेड वाल्व, याद रखना इसको, ठीक है। अब बाइकस्पेड वाल्व को ही माइट्रल वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। और यही बाया निलय में आकर कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलेगा, पल्मोनरी वेन से, ठीक है, पल्मोनरी वेन से बाहर निकलता है, याद रखना, ठीक है। और जो पूरे शरीर को कहाँ है, अरोटा, अच्छा ये वाला से यहाँ महाधमनी, जो अरोटा है ना उससे बाहर निकलता है, जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त भेजता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये देखो ये महत्वपूर्ण हो गया। हृदय की तथ्य मतलब सामान्य हृदय की गति लगभग 72 प्रति मिनट होते हैं। रक्त का प्रवाह का मार्ग देखो, पहले पूरे शरीर में रक्त बहता रहता है, उसके बाद कहाँ आएगा, दायालिन में आएगा, उसके बाद दाया निलय में आएगा, उसके बाद पल्मोनरी अर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी अर्टरी कहाँ भेजेगा, फेफड़े में भेजेगा, फेफड़े से फिर से किस में आ जाएगा, पल्मोनरी वेन में, ठीक। उसके बाद बायालिन में आएगा, बाया निलय में आएगा, और अरोटा को, महाधमनी को भेज देगा, और शुद्ध रक्त हमारे शरीर को दे देगा, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सबको समझ आ रहा है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सभी नहीं आ पा रहा है, देखते हैं। मानव शरीर में पल्मोनरी वेन अन्य सभी शिराओं के किस प्रकार भिन्न है और इसकी शारीरिक विशेषता क्या है। इसमें रक्त का दबाव शरीर के अन्य सभी शिराओं से अधिक होता है। यहाँ एकमात्र ऐसे शिरा हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मतलब अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं। यहाँ फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाती है। इसकी दीवार धमनी की तुलना में अधिक मोटी और लचीली होती है। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब भी बताई हूँ मैं, क्या आएगा दोस्तों, बताओ क्या हो सकता है। देखो इसका आंसर सी आंसर सही होगा। यहाँ फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाते हैं, ठीक है। किसके बारे में पूछा गया है, पल्मोनरी वेन के बारे में, ठीक। एक बार देख लेते हैं। पल्मोनरी वेन मतलब पल्मोनरी शिरा में रक्त का दबाव धमनियों से बहुत कम होता है, ठीक है। शरीर में सबसे अधिक रक्तचाप महाधमनी में होता है। गलत कथन, सामान्यतः शिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी शिरा इसका अपवाद है। यहाँ अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध रक्त ले जाते हैं। अपवाद स्वरूप एकमात्र ऐसे शिरा हैं जो फेफड़ों से साफ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को समेटकर हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाते हैं। और किसी भी शिरा की दीवार धमनी जितना मोटी नहीं होती और लचीला भी नहीं होती ना, याद रखना। धमनियों की दीवार उच्च रक्तचाप को सहने के लिए मोटी बनाई जाती है। धमनी की दीवार मोटी होती है। दिख रहा है, दिख रहा है ये पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को बहता है। पर अधिकतर देखना शिरा आ गया ना, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वही धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो इसका अपवाद कौन कौन सा है, इसमें शुद्ध रक्त बहेगा, और वही पल्मोनरी अर्टरी में क्या होता है, धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। रक्त के थक्के जमने की जटिल प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने के लिए कौन सा कारक आयन अनिवार्य रूप से उत्तरदायित्व है, बताओ। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, फाइब्रिनोजेन और सोडियम आयन, और एक है हिपैरिन और पोटेशियम आयन, और एक है हीमोग्लोबिन और आयरन आयन। चलो इसका आंसर बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, याद रखना क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। एक बार देखते हैं थक्का कैसे जमता है, पहले इसका वाक्य देख लेते हैं। जब चोट लगती है तो प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलते हैं। यहाँ प्लाज्मा में मौजूद कैल्शियम आयनों के साथ मिलकर निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय थ्रोम्बिन एंजाइम बदलते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजेन इस प्रक्रिया में अगला चरण है। प्रोथ्रोम्बिन बनने के बाद फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन मतलब धागे जैसे संरचना होते हैं। चलो इसको मैं आप लोग को एक बार
बता देती हूँ कहाँ है, मैं इसका भी डायग्राम लाई हूँ। हाँ, ये देखो, रक्त का थक्का जमने का बनने का प्रक्रिया। देखो पहले क्या होता है, हम लोग को चोट लगता है, ठीक है, चोट लगा है, नहीं जी, गिरे हो या नहीं गिरे हो, गिरे है ना, तो ब्लड बहता है ना, तो फर्स्ट तो चोट लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्षतिग्रस्त ऊतक एक जगह एकत्र हो जाते हैं, ठीक है, रुधिर वाहिकाएं मतलब बहने लगते हैं, वो एक जगह प्लेटलेट्स नामक मतलब एक। अच्छा बताओ, ये कौन से रक्त के कारण होता है, मतलब आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, बताओ क्या आ जाएगा, पट्टिकानु, इसमें क्या हो जाएगा, पट्टिकानु, प्लेटलेट्स आता है, ठीक है, उसी के कारण रक्त का थक्का जमता है। तो चलो पहले तो देखते हैं ऊतक, जो यदि देखो हम लोग को लग गया, उसके बाद इसमें प्लेटलेट्स उत्पन्न होगा और ये दोनों संकुचन होगा, एक दूसरे के आकर्षित होगा। अब ये प्लेटलेट्स चिपकेगा, एक दूसरे के चिपकेगा, घाव की जगह को चिपकाने का कार्य करेगा। अब प्लेटलेट्स मिलकर क्या बनता है, थ्रम्बो। और अच्छा, इसका वो नाम क्या है, रासायनिक नाम थ्रम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, यही प्लेटलेट्स को थ्रम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। तो थ्रम्बोप्लास्टिन का स्राव करेगा, थ्रम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर उपस्थित प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ मतलब थ्रोम्बिन का निर्माण करेगा, ठीक है, थ्रोम्बिन का निर्माण किया, मैं इधर लिख देती हूँ। और उसके बाद थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन जो रेशेदार होते हैं ना, उत्सर्जित करते हैं और इसमें फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतु बनाते हैं और लास्ट में फाइब्रिन का निर्माण करता है। अब यही फाइब्रिन, रक्त बहता रहता है, रक्त तो आरबीसी से मिलकर रुधिर का थक्का जमाता है, ठीक है, एक जाल के रूप में होता है जो आरबीसी से मिलकर थक्का जमाता है। ठीक, सबको समझ आया? चलो देखते हैं। हाँ, ये वाला हो गया तो ना। देखो, फाइब्रिनोजेन इस प्रक्रिया का अगला चरण है। प्रोथ्रम्बिन बनने के बाद फाइब्रिनोजेन को धागेनुमा संरचना में बदल, सोडियम इसमें मुख्य रोल नहीं है, ठीक है। हिपैरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, याद रखना, हिपैरिन थक्का जमाने में अंदर में जो देखो कभी कभी क्या होता है, मतलब अंदर में भी ब्लड बहता रहता है तो उसको जमने नहीं देगा, ठीक है, तो ये कौन करता है, हिपैरिन करता है, ठीक है। यह थक्का जमने में मदद नहीं बल्कि उसे रोकता है। हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है, इसका रक्त का थक्का जमने की रासायनिक प्रक्रिया सीधा संबंध नहीं है। सीधा संबंध किसका है, प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक है, पट्टिकानु से। चलो आगे बढ़ते हैं। धमनिया की आंतरिक परत ट्यूनिका इंटीमा के क्षतिग्रस्त होने पर एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी होती है। इस परत का निर्माण मुख्य रूप से किस ऊतक में होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहना, मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है। तो चिकनी पेशी ऊतक, सरल सल्की ऊतक, लचीली संयोजी ऊतक, स्तरित उपकला ऊतक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी की दीवार के बारे में पूछा गया है ना, तो इसका नया आंसर, नया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बताओ? सरल सल्की ऊतक सही हो जाएगा, ठीक है, सरल सल्की ऊतक से बना होता है ट्यूनिका इंडिका इंटीमा, ठीक है। देख लो एक बार, चिकनी पेशी ऊतक धमनी की मध्य परत में पाया जाता है जिसे ट्यूनिका मीडियम कहते हैं। यह रक्त वाहिका को सिकुड़ने और फैलाने में मदद करता है, ठीक है। सही, रक्त वाहिकाओं को सबसे अंदरूनी परत एक अत्यंत पतली एकल कोशिका होती है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। यह सरल सल्की ऊतक का ही रूप होता है, ठीक है। ये आप पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा सभी का, क्योंकि ये सभी ऑप्शन में ना आंसर छुपा हुआ है जो और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। दिल के आराम करने पर भी धमनियों में खून का बहाव किस कारण नहीं रुकता? एक है फ्रैंक स्टार्लिंग प्रभाव और एक है विंट केसल प्रभाव, पास्कल का नियम और एक है पॉइज़ुले सिद्धांत। इसका क्या आंसर आ जाएगा? देखो धमनियों में रक्त बहता ही रहता है, ठीक है, तब भी किस कारण से नहीं रुकता, बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर? देखो इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, विंट केसल प्रभाव, ठीक है। एक बार देख लो, यह दिल की मांसपेशियों के खिंचाव से जुड़ता है। फर्स्ट वाला दिए थे वो दिल के मांसपेशियों से, एक बार दिखा देती हूँ। फ्रैंक
स्टाइलिंग प्रभाव क्या करते हैं, दिल के मांसपेशियों के खिंचाव से जुड़ते हैं। वही विंड केसल प्रभाव क्या करते हैं, महाधमनी नचीली लचीली होती है, दिल को आराम करते ही वापस सिकुड़कर खून का लगातार आगे ढकेलती हैं। और एक है पास्कल का नियम, यह स्थिर द्रव पर लागू होने वाला भौतिक का नियम है। यह केवल नली में द्रव के गाढ़ेपन और घर्षण को दर्शाता है। कौन, पॉइजले सिद्धांत। ये कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा नंबर, अचानक खड़े होने पर गिरे हुए ब्लड प्रेशर को सैकड़ों में कौन सा सामान्य करता है, सॉरी सैकड़ों बोल दी, सेकेंडों में, मतलब सेकेंड में कौन सा सामान्य करती हैं, बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग बताओ। जैक्स ट्रैंगलोमेरुलर तंत्र, और एक है एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और एक है बेरो रिसेप्टर और सहानुभूति तंत्र। क्या आ जाएगा, कीमो रिसेप्टर तंत्र। बताओ इसमें आंसर क्या आ जाएगा। अचानक खड़े हो, ठीक है, गिरे हुए ब्लड प्रेशर जो सेकेंड में सामान्य फिर से करते हैं, क्या आ जाएगा इसका आंसर, बताओ क्या आएगा। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, बैरो रिसेप्टर और सहानुभूति तंत्र। ठीक है, देख लो नया क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का पूछा ही जाता है। यह किडनी का सिस्टम है जो बीपी कंट्रोल करने में लंबा समय लेता है। ठीक है, फर्स्ट वाला वही, दूसरा का हार्मोन बीपी को कम करता है, जबकि यहाँ बीपी बढ़ाता है। कौन, ये दूसरा वाला। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा, गर्दन के बैरो रिसेप्टर सेंसर बीपी करते ही दिमाग को बताते हैं, नर्वस सिस्टम तुरंत धमनी को सिकुड़कर बीपी सामान्य कर देते हैं। यहाँ बीपी नहीं बल्कि खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जांचता है। ठीक है, चलो देखते हैं, ये हो गया था, इसको देखते हैं। RH बीमारी में माँ के शरीर में कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार करके बच्चे की RBC को नष्ट कर देता है, चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग कोशिश करो एक बार, नया नया क्वेश्चन लाई हूँ जो हार्ड लेवल के हैं, ऐसे टाइप का पूछा ही जाता है आप लोग को। ठीक है, देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये जानो क्या होता है। LG का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, अब बताओ माँ के बच्चे कौन से RBC नष्ट करते हैं बच्चे का, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडी। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। चलो इसका वाक्य देखते हैं। यह आकार में बहुत बड़ा होता है, प्लेसेंटा पार नहीं कर पाते। प्लेसेंटा मतलब समझते हो ना, माँ और बच्चे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब गर्भपात होता है ना, तो प्लेसेंटा एक दूसरे से, प्लेसेंटा के द्वारा ही भोजन मिलता है बच्चों को। ठीक है, माँ के द्वारा। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, LGM एंटीबॉडी, यह आकार में बहुत बड़ा होता है, प्लेसेंटा पार नहीं कर सकते। और LGA, यह माँ के शुरुआती दूध में मिलता है, खून में नहीं। क्या, LAG एंटीबॉडी कहाँ मिलता है, दूध में। और वही LGG एंटीबॉडी यह आकार में सबसे छोटा होता है, आसानी से प्लेसेंटा पार करके भ्रूण के रक्त में पहुंचकर उसके लार रक्त कोशिका को तोड़ने लगता है। LGE एंटीबॉडी यह केवल एलर्जी और पेट के कीड़ों को मारने का काम करता है, खिलाफ लड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। धमनी की छोर पर खून से पानी और पोषण तत्व किस दबाव के कारण बाहर निकलता है, प्लाज्मा ऑस्मोटिक दबाव, कोशिका हाइड्रोस्टैटिक दबाव, ऊतक द्रव दबाव, और एक है इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक दबाव। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताओ। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, केशिका हाइड्रोस्टैटिक दबाव। ठीक है, केशिका हाइड्रोस्टैटिक दबाव याद रखना। देखो फिर से सभी को लाती हूँ। यह प्रोटीन का दबाव है जो पानी को अंदर खींचता है, बाहर नहीं फेंकता। ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोटिक क्या करता है, अंदर खींचेगा पर बाहर नहीं फेंकेगा। केशिका हाइड्रोस्टैटिक दबाव, दिल के पंप करने से धमनी में जो पानी भौतिक दबाव बनता है, पोषक तत्व को छानकर कोशिका तक बाहर भेजता है। ठीक है, और एक है
ऊतक द्रव दबाव, कोशिकाओं के बाहर का यहाँ दबाव बहुत कमजोर होता है ऊतकों में, ये आप लोग को मिल जाएगा। चलो टाइम हो जाएगा वैसे में। सामान्य रक्त वाहिकाओं में थक्का नहीं जमता, लेकिन वाहिका के फटने पर थ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है। सामान्य स्थिति में थक्के को रोकने वाला मुख्य प्राकृतिक कारक कौन सा है? अभी बताई थी आप लोग को, चलो बताओ इसको। थ्रोम्बोमोडलिन और हिपेरिन कॉम्प्लेक्स, और एक है वॉन विल्डेब्रॉन कारक, विलेब्रॉन कारक, और एक है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन के कॉम्प्लेक्स। रोकने का बात किए हैं ना, ध्यान रखना आप लोग, रोकने का बात। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? आगे बताई थी आप लोग को, हिपेरिन दिख रहा है, यही हिपेरिन थक्का बनने से रोकता है, याद रखना। अगर हमारे शरीर के अंदर थक्का बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताओ, कमेंट में बताओ तो। चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ हमारे स्वस्थ धमनी दीवार थ्रोम्बोमोडलिन और हिपेरिन बनाती है, जो थ्रोम्बिन एंजाइम का निष्क्रिय करते हैं ताकि चलने वाले खून में थक्का न जमे। ठीक है। VWF चोट लगने पर थक्का जमने में प्लेटलेट्स से चिपकने का काम करता है, रोकने का नहीं। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोग को PDF सेंड कर दूंगी ग्रुप में। जब किसी व्यक्ति को गंभीर शॉक लगता है तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क या हृदय रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए धमनियों में क्या बदलाव होते हैं? चलो, सभी अंगों की धमनी एक साथ फैल जाती है। त्वचा, पेट धमनी सिकुड़ती है, जबकि हृदय मस्तिष्क की धमनी खुलती है। केवल सिराएं सिकुड़ती हैं और धमनियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महाधमनी पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका आंसर B आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, त्वचा और पेट की धमनी सिकुड़ती है, ठीक है, और जबकि हृदय और मस्तिष्क की फैल जाती हैं। देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिराओं में रक्त का दबाव बहुत कम होता है, सिराओं में बोल दिए ना। हाँ, पैर की सिराओं में खून को वापस दिल तक चढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है फेफड़ों का नकारात्मक दबाव, धमनियों का बैंक प्रेशर, और एक है कंकाल में सी पंप और कपाट, और एक है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? इसका आंसर C सही हो जाएगा, कंकाल, मांसपेशी, पंप और कपाट। ठीक है। देखो, यहाँ सांस लेते समय थोड़ा काम करता है, लेकिन पैरों से खून ऊपर चढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं होता। किसके बारे में? फर्स्ट, फेफड़ों का नकारात्मक प्रभाव। हम लोग सीधा C ऑप्शन देखते हैं। जब हम चलते हैं तो पैरों की मांसपेशी सिराओं को दबाती है, पंप की तरह। सिराओं के अंदर मौजूद कपाट खून को केवल ऊपर जाने देती है, नीचे वापस गिरने नहीं देती, याद रखना। चलो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग सीरा परत रक्त में किस रूप में प्रवाहित होता है? हीमोग्लोबिन से जुड़कर, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, सीधे प्लाज्मा में घुली गैस के रूप में, कार्बनिक एसिड के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग बताओ, क्या बोला जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग सीरा परत रक्त का किस रूप से प्रभावित होता है? इसका B आंसर सही हो जाएगा, प्लाज्मा में कार्बो। देखते हैं आंसर, सही आंसर देखती हूँ। ऊतकों से निकलने वाली अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड लाल रक्त कोशिका के भीतर जाकर बाइकार्बोनेट आयन में बदल जाते हैं और प्लाज्मा के रास्ते को सुरक्षित दिल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे शरीर का pH मान हमेशा 7.35 से 7.45 के बीच स्थित रहता है। इसे बनाए रखने के लिए रक्त का सबसे मुख्य बफर सिस्टम कौन सा है? चलो, pH को बनाए रखने का कौन सा आएगा? फॉस्फेट बफर सिस्टम, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम, क्या आ जाएगा? सबको आंसर दिख गया? C आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है, एक बार देख लो। रक्त का सबसे शक्तिशाली बफर है। जब खून में एसिड बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट आयन इसमें उससे मिलकर फेफड़ों रास्ते को कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बाहर निकालता है। ठीक है, याद रखना। और प्लाज्मा प्रोटीन का योगदान इसकी तुलना में बहुत कम होती है। चलो आगे देखते हैं, रक्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चलो, रक्त क्या होता है? जो हमारे शरीर में पूरे फैले होते हैं, फैले होते हैं ना, सभी को पता है ना? सबको पता है या नहीं पता है? बताओ। अब देखते हैं रक्त क्या है। हमारे शरीर का एक
तरल ऊतक है, ठीक है। ऊतक में आता है ना जो संयोजी ऊतक, तरल ऊतक ऐसे होते हैं ना, तो ये तरल संयोजी ऊतक है जो हृदय द्वारा पंप किया जाता है। यह लाल रंग का चिपचिपा द्रव है जो शरीर के हर हिस्से में फैला होता है। हमारे शरीर में सब रक्त फैला हुआ है ना, सबको पता है नहीं, सबको पता है ना। तो अब रक्त की कार्य देखते हैं। देखो, ऑक्सीजन और पोषण तत्व को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन, जो शुद्ध रक्त आता है ना तो ऑक्सीजन बोला जाता है, और जो हम लोग खाए पिए रहते हैं पोषक तत्व, वो रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में कोशिका के पास जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। देखो, सीरा क्या करता है, शुद्ध रक्त लाता है। वही एक अपवाद है जो पल्मोनरी सीरा होते हैं, ठीक है, और वो अशुद्ध रक्त होता है। तो उसके द्वारा क्या होता है, शुद्ध रक्त का बहाव होता है। वही सीरा के द्वारा क्या होता है, अरे धमनी के द्वारा, क्या बोली मैं, उल्टा बोल दी शायद। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त बहता है, सीरा के द्वारा अशुद्ध। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। शरीर की रक्षा करता है रोगों से बचने के लिए। जितना ज़्यादा खून होगा इतना हम लोग स्वस्थ रहेंगे। घाव होने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकता है, बिल्कुल। शरीर का तापमान और पीएच को संतुलित रखता है, याद रखना। अब देखते हैं इसका प्रकार। देखो, रक्त का संरचना, रक्त दो भागों से मिलकर बना है, प्लाज्मा से और वही तत्व से। हल्का पीला द्रव होता है जिसमें पानी, प्रोटीन, हार्मोन, लवण, ग्लूकोज आदि होता है प्लाज्मा में, ठीक है। वही तत्व में क्या होता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं, कण के रूप में होते हैं, ठीक है। याद रखना, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो पूरा पानी, मतलब चाय का जो पानी वानी रहता है वो छन कर वो निकल जाता है, पर जो खादे के रूप में उसको क्या बोलते हैं, चाय पत्ती, जो रुक जाता है ना, उसी के प्रकार आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स शामिल होते हैं, जो कितना परसेंट होता है, 45%, याद रखना, ठीक है। अब इसका प्रकार देख लेते हैं। फर्स्ट तो लाल रक्त कोशिकाएं के बारे में। लाल रक्त कोशिकाएं का रासायनिक नाम क्या है बताओ तो, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। इसका आकार क्या होता है, गोल होता है और रक्त में मतलब तरफ बढ़ते हैं। कार्य क्या है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर ऊतक तक ले जाते हैं हीमोग्लोबिन की सहायता। इसका लगभग आयु कितना होता है, 120 दिन, ठीक है, याद रखना है। इसके बारे में और क्या बताऊं, इसका हीमोग्लोबिन क्यों होता है, कौन से कलर के कारण होते हैं बताओ, आयरन के कारण, ठीक है। और ग्लोबरिन एक और पदार्थ पाए जाते हैं जो बिलुवर्डिन और बिलुरुबिन के कारण होते हैं, ठीक। पुरुष में यही 14% लिखा होगा, ये देखो, पुरुष में 13.5 से 17.5 होता है, वही महिला में 12.0 से 15.5 होता है। आरबीसी पाए जाने वाला लाल रक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बांध कर ले जाते हैं। अब देखते हैं श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम ल्यूकोसाइटस, ठीक है। यह रंगहीन होते हैं, याद रखना, रंगहीन होते हैं। जैसे ब्लड आरबीसी रेड हो रहा था, पर इसमें कोई रंग नहीं होते, ठीक है, रंगीन होते हैं, सफ़ेद होते हैं, क्योंकि इसमें कोई वर्णक नहीं होता, ठीक है। और इसका आकार निश्चित नहीं होता। और इसका जीवन काल क्या होता है, जीवन काल नहीं दिए गए हैं, 7 से 20 दिन के बीच में होता है, ठीक है। प्रकार, अच्छा, इसका प्रकार भी होता है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, और एक है मोनोसाइट, और एक है इविनोसोनोफिल, और एक है बेसोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षी तंत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीवाणु को मारने का काम करता है। भक्षक कोशिका भी बोलते हैं इसको, हम लोग हमारे शरीर का सैनिक भी बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइटस। थ्रोम्बोसाइटस मेघक, ये क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, सभी को पता है ना। इसका जीवन काल क्या होता है, क्या होते हैं, दिए गए, रुको देखते हैं। देखो, इसका पूरा प्रकार संख्या दिए गए हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं, बिना नाभिक के कोशिकीय होते हैं, याद रखना। अब रक्त समूह ए बी ओ क्या होता है, सबसे देखते हैं एक बार। ए में एंटीजन उपस्थित, बी में एंटीजन उपस्थित होता है, पर ए बी और एंटीजन उपस्थित होते हैं, ठीक। और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते। वही एंटीबॉडी किसमें उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए में होगा एंटीबॉडी, बी के रूप में ए में होगा, और वही एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता, ओ में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे दाता किसको बोला जाता है,
ओ को सर्वग्राही दाता ओ को बोला जाता है और मतलब सर्व भौतिक ग्राही ग्राही किसको बोले जाते हैं, ए बी को, ठीक है। और दाता किसको बोलेंगे, ओ को बोलेंगे। एक होता है आर एच कारक, आर एच उपस्थित पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताते हैं। रक्त की कमी, यह शरीर में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। थकान, कमजोरी, ये आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम हो जाएगा इस समय। चलो चलते हैं, क्वेश्चन अटेंड करते हैं। जब लाल रक्त कोशिकाएं अपनी 120 दिनों की अवधि पूरी कर लेती हैं तो इनमें हीमोग्लोबिन के हीम भाग को तोड़कर अंत किस में बदलता है, सीधे यूरिया और यूरिक एसिड में, बिलुवर्डिन बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन पित्तरंजक में, प्लाज्मा और एक है एल्बुमिन प्रोटीन में, केवल नए हीमोग्लोबिन के रूप में। क्या आ जाएगा इसका आंसर, अब भी बताई हूँ मैं आप लोग को। आरबीसी में क्या पाया जाता है, बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन पित्तरंजक, याद रखना। चलो, प्लीहा के पुरानी आरबीसी टूटती हैं, जो हीमोग्लोबिन का हीम भाग पीले रंग का रंजक बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन में बदल जाती है, जिसे लीवर पित्त से रास्ते बाहर निकालकर इसकी मात्रा बढ़ाने पर पीलिया हो जाती है, याद रखना। डेंगू बुखार या किसी संक्रमण के दौरान जब प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक कम हो जाए तो इस गंभीर स्थिति में चिकित्सा विज्ञान में क्या कहा जाता है, पॉलीसिथेमिया, ल्यूकेमिया और एक है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एक है एरिथ्रोसाइटोसिस। इसका आंसर क्या आ जाएगा 11वां नंबर का। देखो, पहले तो प्लेटलेट्स का कौन सा नाम है, याद करो, थ्रोम्बोसाइटस। तो इसमें थ्रोम्बो कहाँ दिख रहा है, थ्रोम्बो, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, याद रखना। सी आंसर सही हो जाएगा। ये देख लो, इसका मतलब, चलो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। रक्त प्लाज्मा में मौजूद एल्बुमिन प्रोटीन हमारे संचार तंत्र में सबसे मुख्य कार्य क्या करता है, शरीर को संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस से बचाता है, रक्त वाहिका के भीतर ऑस्मेटिक दबाव बनाए रखता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन को पूरा शरीर में ले जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, रक्त वाहिका के भीतर ऑस्मेटिक दबाव बनाए रखता है, ये आप लोग देख लेना। जीवाणु संक्रमण होने पर सबसे पहले कौन सी डब्ल्यूबीसी सक्रिय होता है और फैगोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया को निगल जाता है। अब भी हम लोग बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी का प्रकार पढ़े, कौन कौन सा प्रकार पढ़े, जो बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एक है इओसिनोफिल। तो इसका कार्य क्या है, कौन है बताओ, क्या हो जाएगा, फैगोसाइटस द्वारा बैक्टीरिया को निगल जाता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल याद रखना, इसका प्रकार याद रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एलर्जी और अस्थमा के दौरान कौन सी डब्ल्यूबीसी हिस्टामिन और हिपेरिन रसायन छोड़ती है, जिससे शरीर की सूजन और खुजली होती है, बताओ कौन सा है। इसमें डिटेल आप लोग को अगर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ इसको। देखो, इसका आंसर आ जाएगा बेसोफिल। बेसोफिल में क्या होता है, हिपेरिन और सिस्टामिन का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखना। वही न्यूट्रोफिल में क्या होगा, सीरोटोनिन का निर्माण होगा। और लिम्फोसाइटस को याद रखना, बी सेल और टी सेल का निर्माण होता है, ठीक है, एक बार देख लो, ठीक है, ये दिया गया है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में भेज दूंगी। चलो, एड्स रोग में एचआईवी वायरस मुख्य रूप से किस विशिष्ट सफ़ेद रक्त कोशिका पर हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है, बी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिका, हेल्पर टी कोशिका, मोनोसाइट। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, सी आंसर सही हो जाएगा, हेल्पर टी कोशिका। अभी टी कोशिका किस में पढ़े थे, लिम्फोसाइट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, जो रक्त के ऊतकों में जाकर मैक्रोफेज में बदल जाती है और पुराने कचरे को साफ करती है, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और एक है इओसिनोफिल और एक है मोनोसाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, मोनोसाइट।
चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स पट्टिकाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में किस विशाल जननी कोशिका के टूटने से होता है? एरिथ्रोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट्स, मास्ट कोशिका और एक है माइलोब्लास्ट। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? इसका बी आंसर सही हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट। याद रखना। देखो, अस्थि मज्जा मेगा कैरियोटोसाइट नामक एक बहुत बड़ी कोशिका होती है जो कोशिका को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और इन्हें टुकड़ों में प्लेटलेट्स कहा जाता है। इसलिए प्लेटलेट्स पूरी कोशिका नहीं बल्कि कोशिका के टुकड़े होते हैं। याद रखना। चोट लगने पर प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त वाहिका की दीवार में चिपकने लगती हैं। प्लेटलेट्स की इस दीवार के चिपकने के लिए कौन सा विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन कारक होते हैं? अब भी पढ़े थे हम लोग। हिपेरिन कारक, वॉन विल्ड्रेब्रॉन्ड कारक और एक है फाइब्रिनोजेन कारक और एक है थ्रोम्बोमेडुलिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, वॉन विल्ड्रेब्रॉन्ड कारक। देख लो, जैसे ही रक्त वाहिका फटती है उसके अंदर एक कोलेजन बताई थी, कोलेजन बाहर आ जाता है। रक्त में तैर रहा वॉल विंड्रेवॉल को कोलेजन में जुड़ता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सक्रिय होने के बाद प्लेटलेट्स अपने अंदर मौजूद कणिकाओं में कौन सा रसायन छोड़ती है जो अन्य प्लेटलेट्स को आकर्षित करता है और धमनी को सिकुड़ता है? बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर? आप लोग भी ट्राई करो। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, थ्रम्बोकेसन A2 और ADP। याद रखना, देख लो एक बार। ठीक है। प्लेटलेट्स का रसायन जीवन काल कितना होता है और इनका कब्रिस्तान शरीर के किस अंग को कहा जाता है? प्लेटलेट्स के बारे में पूछ दिए ना। 120 दिन किसमें होता है? वही RBC। ठीक है। 7 से 10 दिन प्लीहा में और एक है 20 से 30 दिन किडनी में और 2 से 3 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20वां नंबर के? इसका आंसर होगा प्लीहा। रक्त 7 से 10 दिन प्लीहा में होता है। इसका कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा। ठीक है। रक्त की देख लो एक बार। प्लेटलेट्स का जीवन काल बहुत छोटा होता है, 7 से दिन अवधि पूरी करने में पूरे प्लेटलेट्स प्लीहा द्वारा रक्त को छानकर नष्ट कर देते हैं। ठीक है। ये देख लो एक बार, रक्त समूह भी देख लेते हैं कौन किसे दे सकता है। और रक्त ये बहुत बड़ा है, ये आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। सार्वभौमिक कौन सा दाता है? O है। ठीक है। वही सर्व प्राप्तकर्ता मतलब ग्राही AB है और RH मिलाना महत्वपूर्ण है। रक्त चढ़ाते समय पहले क्रॉस मैचिंग अनिवार्य है। ठीक है। A वाले को देते हैं और B वाले को देते हैं, सबको पता है ना। देखो, ट्रिक के साथ लाई हूँ आप लोग, तो एक बार जरूर बनिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिकित्सा विज्ञान में बॉम्बे ब्लड ग्रुप को सबसे दुर्लभ माना जाता है। इस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में किस बुनियादी एंटीजन की कमी होती है? A एंटीजन, B एंटीजन, H एंटीजन, RH एंटीजन। 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। H एंटीजन की देख लो एक बार। चलो, यदि एक पुरुष का ब्लड ग्रुप AB है और महिला का ब्लड ग्रुप O है, जेनेटिक्स के नियमों के अनुसार इनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होना संभव? ऊपर दिए गए हैं, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। महिला का क्या है? O है। वही पुरुष का क्या है? AB। तो क्या बनेगा? इसके संतान का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बताओ? देखो, O भी बन सकता है और A भी, दोनों ब्लड ग्रुप बनता है, तो D आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। आपातकाल में बिना ब्लड ग्रुप जांचे किसी मरीज को यूनिवर्सल डोनर का खून चढ़ाया जाता है, तो पूरी सटीकता के साथ वह विशिष्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और एक है AB नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में खेल दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो, हर हमेशा याद रखना O नेगेटिव देते हैं। ठीक है। एक बार धमनी और सीरा के बारे में भी लाई हूँ। देखो, धमनी और सीरा के बारे में अंतर है, तो आप लोगों को एक बार एक नज़र इसमें भी देख लो। ये क्या होता है? धमनी, इसकी दीवार मोटी होती है और लचीली होती है। याद रखना,
धमनी का दीवार क्या होता है, मोटी होती है, लचीली होते हैं, और ये हमारे शरीर में गहराई में छुपा होता है ना, देखो गहराई में होगा ना, एक बार नोटिस करो। सभी धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करता है, याद रखना, ऑक्सीजन युक्त मतलब शुद्ध रक्त, सिवाय एक मतलब उसका सिवाय क्या है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्त अधिक चाल से और अधिक दबाव से प्रभावित होता है, इसलिए तो मोटा होता है, क्या वो फटता नहीं है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ा धमनी क्या है, महाधमनी अरोटा है। ठीक है, अरोटा याद रखना। ठीक, और जीवन में मृत्यु के पश्चात भी ना धमनियाँ खाली हो जाती हैं, जब मर जाते हैं ना तो धमनियाँ खाली हो जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं सीरा के बारे में। सीरा, ये सीरा ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ये कम मोटी और कम लचीली होते हैं, यह शरीर के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। देखो दिख रहा है क्या, हरा हरा टाइप से जो दिख रहा है ना, जो ब्लू कलर का दिखाई होता है, वो शरीर में ऑक्सीजन विहीन मतलब अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, सिवाय एक कौन होता है, इसका अपवाद कौन है, पल्मोनरी सीरा। सिराओं को रक्त कम दबाव और कम चाल से प्रभावित होते हैं, इनमें कपाट उपस्थित होते हैं। देखो धमनी में कपाट नहीं होता पर सीरा में कपाट होते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे शरीर के सबसे बड़ी सीरा कौन सा होगा, महासीरा, जिसे वेना कावा कहते हैं। और जीवन की मृत्यु के पश्चात भी ना सीरा खाली नहीं होता, इनमें रक्त भरा रहता है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। लैंड स्टीनर के नियम के अनुसार किसी व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत महत्व सत्य है, बोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। जो एंटीजन RBC पर होता है उसमें विपरीत एंटीबॉडी प्लाज्मा भी पाए जाते हैं। ठीक है, देखो रासायनिक संरचना के आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, कौन से पदार्थ से बने होंगे। देखो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन और एक है पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। याद रखना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया है शायद, हाँ चलो देख लीजिए। किसी एंटीजन का वह विशिष्ट हिस्सा क्या कहलाता है जिससे एंटीबॉडी जाकर जुड़ती है, और एंटीबॉडी के जुड़ने वाले हिस्से को क्या कहते हैं। चलो, एंटीजन के हिस्से को पैराटोप और एंटीबॉडी हिस्से को एपिटोप कहते हैं। क्या ये सही है, क्या सही है क्या, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। एंटीजन के हिस्से को एपिटोप कहते हैं, एपिटोप। वहीं एंटीबॉडी के हिस्से को क्या कहते हैं, पैराटोप कहते हैं, याद रखना। चलो देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। जब गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रिया करता है तो लाल रक्त कोशिका आपस में चिपक कर गुच्छा बना देता है। इस जानलेवा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस, और एक है एग्लूटिनेशन, और एक है हीमोलाइसिस, और एक है फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एकदम याद रखना, पूछा ही जाता है इसको। क्या होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्लूटिनेशन समूहन बोलते हैं इसी को भी। ठीक है, याद रखना, एक बार देख लो। बिना एंटीजन के मदद के कुछ छोटे अणु अकेले एंटीबॉडी नहीं बना पाते, लेकिन किसी प्रोटीन के जुड़ने ही एंटीजन बना जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, बताओ क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताओ क्या हो जाएगा। अपूर्ण एंटीजन बोला जाता है, इसी को हेप्टेन्स बोला जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह बहुत छोटे और अपूर्ण एंटीजन होते हैं। ये अकेले शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा नहीं कर सकते। यह शरीर के किसी बड़े कैरियर प्रोटीन से जुड़ते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, और जैसे दवाओं का, रसायनों का एलर्जी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ, और हाँ लाइक करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो बाय दोस्तों। और ऐसी क्वेश्चन चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, तो बाय बाय।